लेकिन राखी बिरलान, आपने बड़े गंभीर सवाल आरएसएस पे उठाए और आपने एक तरीके से पैरवी की कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, अमेरिकी संस्था की सिफारिश पर लगना नहीं चाहिए, ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, लेकिन आपने उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसके 100 दलीलें इसके हक में दे दी, इसके पक्ष में दे दी। डीके दुबे, जो कि न केवल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है बल्कि संघ विचारक भी हैं, डीके दुबे जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं अनुराग जी, सबसे पहली बात तो ये लगती है कि एक प्राइवेट संस्था या लोकल संस्था है, उसने जो भी कहा, लेकिन आरएसएस को उसने रॉ के पैरेलल बिठा दिया। रॉ के पैरेलल बिठाने का मतलब उसने दोनों की बात कही है। इसका मतलब वो संस्था ये मानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी लेवल पर काम करता है जिस लेवल पर रॉ काम करती है। देश की सुरक्षा, देश की संरक्षा, देश की एकता, देश की सांस्कृतिक विरासत, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिम्मा ले रखा है उनके स्वयंसेवकों ने कि हम भारत की सुरक्षा करेंगे। इसलिए अगर ये कहते हैं सर रिलीजियस फ्रीडम के लिए खतरा बताया, इसीलिए फ्रीडम नहीं, सुनिए, आपने बड़े अच्छे से पॉलिश कर दिया, वो ठीक है कि समकक्ष ला के खड़ा कर दिया, ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर प्रतिबंध की बात की गई है, आरएसएस पर भी और रॉ पर भी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि रॉ भी, क्या रॉ देश की संस्था है ना, क्या उसके ऊपर ये आरोप आप लगा सकते हैं वो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर कोई ऐसा काम करती है? अब आप जब ये कहें कि विदेश में बैठे दुश्मनों को रॉ मार देती है, तो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं भारत सरकार को कि उसको डिमोलिश कर रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में और खाड़ी के देशों में जाकर रॉ के लोग भारत विरोधी शक्तियों को अपरास्त करते हैं, सॉवरेंटी में इंटरवीन करते हैं। तो आप बताइए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू डिफेंस हमारा अधिकार है कि नहीं? अमेरिका अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेता है तो हम भी तो वहां कर सकते हैं। तो ये तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो हमको कि भाई रॉ इस लेवल पर काम करती है कि वो विश्व में किसी भी देश में जाकर अपने दुश्मन को मार सकती है। अगर उसी लेवल पर रॉ अगर ऐसा कर सकती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के अंदर काम कर रहा है। अब वो कहते हैं रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर अगर कोई ये कहता है देश में कि ये मेरी मातृभूमि है तो हमें कोई समस्या नहीं। कोई कहता है कि ये मेरी देवभूमि है, कोई समस्या नहीं। कोई कहता है भारत के पूर्वज हमारे पूर्वज हैं, कोई समस्या नहीं। कोई कहता है भारत की संस्कृति हमारी संस्कृति, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि बेतलहम मेरा बाप है, कोई ये कहेगा कि सऊदिया मेरा बाप है, मैं उनके लिए निष्ठा रखता हूं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरुद्ध खड़ा है और खड़ा रहेगा। अरे भाई, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया मुख्यालय पर, इसका भी तो जवाब दीजिए। राखी बिरलान ने कहा, इस बात का सबसे पहला आरोप उन्होंने ये लगाया। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। क्या वो कानून का कोड, फ्लैग कोड नहीं जानते? फ्लैग कोड में जब संशोधन हुआ, फ्लैग कोड में जब तक ये लगाया ही नहीं जा सकता था, कोई संस्था नहीं लगा सकती थी, केवल सरकारी संस्थाएं ही फ्लैग लगा सकती थी। फ्लैग कोड में ये व्यवस्था थी, और अगर कोई लगाता तो फ्लैग कोड का वायलेशन माना जाता और उसको जेल भेजा जाता। जब संशोधन हो गया उसके बाद लगाना शुरू किया, तो वो तो सभी के लिए हुआ संशोधन, कोई अकेले उनके लिए थोड़ी नहीं हुआ। क्या कांग्रेस अपने मुख्यालय पर तिरंगा लगाती थी कि वो हाथ का पंजा लगाती थी? ये बताएं। वो कांग्रेस किसी भी संस्था को वो तिरंगा लगाने का अधिकार नहीं था। आप तिरंगे के अंदर पंजा लगा कर सकते थे, पंजा आपके आप पंजा लगा। ठीक है जी, मैं आता हूं आपके पास सर। जयंत जिज्ञासु, यहां देखिए विपक्ष अपनी अपनी जिज्ञासा को किस तरीके से उजागर कर रहा है। आपके मन में भी कुछ जिज्ञासा उठी होगी इस संस्था की इस सिफारिश पर जो उसने डोनाल्ड ट्रंप से की है। देखिए, होता क्या है कि आरएसएस के लोग नरों व कुंजरों को गुंजायमान करने में बहुत महारत हासिल किए रहते हैं। इन्होंने बहुत सफाई से कह दिया कि इसमें कोई संशोधन हुआ तब हमारे यहाँ पढ़ाया जाता रहा। अरे निजी स्कूलों में भी, कोचिंग संस्थानों में भी, जो भी कोड, मैं आपसे अरे सुनिए ना मेरी बात। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के अवसर होते थे, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हर जगह तिरंगा फहराया जाता था। पार्टी दफ्तरों में भी, सांस्कृतिक संगठनों के मुख्यालयों में भी। आरएसएस ऐसा नहीं करता था। तो खैर, ये कह रहे हैं कि कानून का सम्मान कर वगैरह वगैरह। किसी भी देश को या किसी भी देश की किसी भी तरह की औपचारिक अनौपचारिक संस्था को बाकी के देशों के मामले में, और खास करके वहां के सरकार की ओर से अगर कोई संस्था है उस पर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह मौका बतौर संप्रभु देश
हम अपने कार्य व्यवहार से नहीं दें तो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से उज्जड की तरह व्यवहार करते हैं और लगातार बतौर नागरिक हम समझते हैं कि हमको डिमोरलाइज या ह्यूमिलिएट करने की एक कोशिश, चाहे वो नाकाम कोशिश हो, करता रहा। और हमारी ओर से जो समुचित फोरम है या जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से नहीं उसका प्रतिकार किया जाना, इसी वजह से इस तरह की बातें देखने को मिलती भाई हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार की तरफ से से प्रतिकार किया जाना चाहिए जयंत जिज्ञासु, लेकिन कांग्रेस को भी तो कुछ कहना चाहिए रॉ के मुद्दे पर। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि यही तो बात है कि हमने इतने वर्षों में आजाद भारत में संस्थानों के निर्माण के जरिए राष्ट्र निर्माण के पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और इसीलिए हमारा सरकार किसी की भी हो, सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब पद और उनके दफ्तर कार्यालय के प्रति सम्मान है और ये बरकरार रहना चाहिए। कोई भी आके अन्ना आंदोलन हो या कोई भी हो, उसमें आरएसएस के लोग शामिल होकर कहें कि पार्लियामेंट को घेर लो, सारे चोर बेईमान बैठे हुए, हम उसके कभी पक्षधर नहीं रहे। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट रहे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान रहे। और इसीलिए राकेश बटबयाल जो आधुनिक भारतीय इतिहास के जानकार हैं और इंडियन लिटरेचर ट्रेडिशन के विद्वान, उन्होंने एक लेख लिखा था नेहरू द होम मेकर। उसमें बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि आंतरिक और बाह्य संकट से जो हम लोग जूझते और निपटते हैं और उसके लिए सजग और सचेत रहते हैं, तो वो कहते हैं कि घर जटिल रिश्तों की बुनावट है जो दोस्त, परिवार व परिजन को साथ बांधे रखता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान सामान्यतः बाहरी खतरे और आंतरिक अनिश्चितताओं से सुरक्षित रहता है। फिर भी घर बनाना और कभी कभी उसे घर से बचाना एक कठिन और संतापी कार्य है। यह भारत जो हम सबका घर है, इस पर जो गिद्ध दृष्टि है, इसकी संप्रभुता को जो लोग चुनौती देते हैं, तो मैं समझता हूं नहीं देते हैं भाई। आज बताइए ना, उज्ज्वला योजना के नाम पर आपने सब कुछ कर लिया। इतनी औकात नहीं है कि हमारी संप्रभुता को चैलेंज कर सके या हमारी संप्रभुता को लेकर के कोई फैसला सुना सके। अनुराग जी, एक हिस्टोरियन हमारे साथ भी है सर। उज्ज्वला, अच्छा हिस्टोरियन आएंगे ना, हम सुनेंगे उनको। उज्ज्वला योजना के नाम पर आपने प्रचार प्रसार किया खूब, हम लोग गोईठा और जलावन से भी दूर कर दिया। अरे उज्ज्वला कहां से आ गया? अरे दिल की भड़ास मुद्दे पर निकालिए, आप उज्ज्वला पर चले गए। आपकी जिज्ञासाएं एकदम पंख लगा चुकी हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। मैं देखिए, ईरान, इराक और ये सब हम करते रहते हैं। अगर दिखाई पड़ा तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। नहीं, मेरी कोई मनोवृत्ति नहीं है सर। मैं चाहता हूं कि मुद्दे पर रहें आप। उज्ज्वला और ईरान पर डिबेट नहीं है सर। ये उज्ज्वला और ईरान पर डिबेट नहीं है। आपने हिस्टोरियन, अरे आ गया शिवालिक, आ गया गैस लेके आ गया, शिवालिक आ गया गैस लेकर, दूसरा भी आ रहा है, आ रहा है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा था ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका जा रहे हैं, वो अमेरिका नहीं, यहां आ रहे थे, आ गए शिवालिक। आप चिंता नहीं कीजिए, आपको गैस की आपूर्ति पूरी मिलेगी। रवि भट्ट हमारे साथ हैं सर। मैं आता हूं, रवि भट्ट हमारे साथ हैं, हिस्टोरियन है। उनकी उम्र का सम्मान कीजिए। के जी मैं आता हूं। रवि भट्ट साहब, मैं सिर्फ आपसे आपका वक्तव्य जानना चाहूंगा। एक हिस्टोरियन का उदाहरण देकर के यहां पर बताया गया, मुझे इस अमेरिकी संस्था के फरमान पर और इसकी सिफारिश पर अब आपका वक्तव्य सुनना है। देखिए, एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहूँगा जी। डिफरेंट पार्टीज होती है, उनका एक स्टैंड डिफरेंट होता है, बट मैं बोलने जा रहा हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर जी। भारत के अंदर आप इतिहास पे एक दृष्टि डालिए, और इसके लिए आपको खुद इतिहासकार होना आवश्यक नहीं होगा। अधिकतर को आपने बहुत ही स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा। एक डेट आप याद करिए, 1192, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हम क्यों हारे? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हम केवल इसलिए हारे क्योंकि जयचंद जो था बाह्य शक्ति के साथ खड़ा हुआ, आंतरिक शक्ति के साथ खड़ा हुआ नहीं था। उसके बाद हम आते हैं, आपको एग्जैक्ट 1526 बाबर भी हिंदुस्तान आया, तो उसने किसका सहारा लिया? आंतरिक शक्तियों, बाह्य शक्ति ने आंतरिक शक्तियों का सहारा लिया। उसके बाद हम आते हैं 1748, जब पहली बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने, तब भी उसने यही करा कि आंतरिक शक्तियों को अपने मिलाने की कोशिश करी थी, जो नहीं मिला पाया था पहली बार में। लेकिन वही अहमद शाह अब्दाली जब 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, उसके अंदर काफ़ी मशक्कत उसने करी और उसने रुहेलखंड वालों को और अवध के जो नवाब थे, तीसरे नवाब शुजाउद्दौला को अपनी तरफ कर दिया। और नवाब शुजाउद्दौला ने जब उसको फाइनेंस किया, ओनली देन ही कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, और उसका मराठों को उसने हराया और हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। यानी कि बाह्य शक्तियों का सहारा जब आंतरिक शक्तियों ने दिया, तो इतिहास हमेशा से विदेशियों के फेवर में हो गया। इसी तरीके से हम 1739 के अंदर जब नादिर शाह आता है,
उस समय बुरहान मुल्क ने पहले तो उससे लड़ाई करी, बाद में उसकी तरफ हो गया। उसका हमने हल देखा कि जिस ढंग से आपको दिल्ली के अंदर उसने अंबार लगा दिया था, मीनार बना दी थी भारतीयों। मैं आपका इशारा समझ गया रवि भट्ट जी कि जब बाहरी शक्तियों को, बाहरी शक्तियों को आंतरिक शक्तियों का सहारा मिलता है जी। 1764 के अंदर भी वही हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी वो एग्जैक्टली हुआ, ये हुआ जब तीन फोर्सेस। आपने अपनी उम्र के अनुभव के हिसाब से एक बहुत ताकतवर इशारा किया है। एक 10 सेकंड का आखिरी कमेंट के शर्मा आपका, और उसके बाद समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे। रवि भट्ट साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के दिन में जयचंद कौन है, आज के दिन में जयचंद की भूमिका कौन निभा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी आज की डेट पर बाहरी शक्तियों का समर्थन करके आंतरिक शक्ति को कमजोर करना और बाहरी शक्तियों का समर्थन भी वो अपने मन मुताबिक यही करने से बाज आना चाहिए। कर रही है, ये जयचंद की भूमिका में नहीं होना चाहिए। देश के साथ सबसे बड़ी ये देश के साथ ये देशद्रोही करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट विदेशी शक्तियों